चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ऑप्शन दिए हुए आपको NaCl, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज ग्लास एंड डायमंड। तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर होता है एनआइसोट्रॉपिक, मतलब इनके हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। और जो एमरफर सॉलिड होती हैं वो एमरफर सॉलिड जो होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, मतलब इनकी हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या मिलती है, सेम मिलती है। तो जो हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको ऑप्शन दिया हुआ है NaCl। तो NaCl क्या है, NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब वो एनाइसोट्रॉपिक नेचर का हुआ। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ हमको क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्वार्ट्ज भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसका नेचर भी कैसा हुआ, एनाइसोट्रॉपिक। और जो डायमंड दिया हुआ है, डायमंड का नेचर भी एनाइसोट्रॉपिक होगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जबकि जो हमको क्वार्ट्ज ग्लास दिया हुआ है, जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो एमरफर सॉलिड होता है, तो उसका नेचर कैसा होगा, आइसोट्रॉपिक। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्वार्ट्ज ग्लास। नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कूल लिक्विड। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ग्लास, आइसक्रीम, वुड एंड डायमंड। तो इनमें से कौन सुपर कूल लिक्विड रहेगा। तो देखिए सुपर कूल लिक्विड्स क्या होते हैं, ऐसे एमरफर सॉलिड जो जिनको हम टेम्परेचर करें, जिनको हम गर्म करें तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, पिघल जाए, और जब हमको ठंडा करें हम तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उनको बुलाता है सुपर कूल लिक्विड्स। ठीक है, तो इनमें से जो एग्जांपल दिए हुए हैं, वुड दिया हुआ आपको एक एग्जांपल, एक दिया हुआ आपको एग्जांपल ग्लास, एक एग्जांपल दिया हुआ आपको डायमंड, और एक एग्जांपल दिया हुआ आपको आइसक्रीम। ठीक है, तो इनमें से जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ग्लास, क्योंकि ग्लास को जब हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो पिघल जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वापस हम ठंडा करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सही आंसर रहेगा आपका ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड CO2 इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, आयनिक क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स थे हमारे पास। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 4 टाइप में डिवाइड किया था हमने, आयोनिक सॉलिड या आयोनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है मेटेलिक क्रिस्टल, थर्ड होता है हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल, और चौथा होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ठीक है, तो इनमें से जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, आयनिक क्रिस्टल उनको बोलेंगे हम, या आयनिक सॉलिड उनको बोलेंगे जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड पाया जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्टिकल्स। तो CO2 में तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता ही नहीं है, इसका मतलब आयनिक क्रिस्टल, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। मेटालिक क्रिस्टल कौन बनाएंगे, सिर्फ मेटल वाले बनाएंगे, तो CO2 कोई मेटल है नहीं, तो मेटालिक क्रिस्टल भी इसका आंसर नहीं हो सकता। कोवलेंट क्रिस्टल एटम्स बनाते हैं, जबकि CO2 एक मॉलिक्यूल है, CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर वीक वॉन्डरवॉल फोर्स लगेगा CO2 के बीच में, और आपका आंसर रहेगा कि सॉलिड CO2 जो है वो किसका टाइप है, वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का टाइप है। तो आपका फोर्थ आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल। तो वैक्स भी जो है, वैक्स भी आपका जो आंसर आएगा वैक्स का, वैक्स एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है ना, तो इसका आंसर कर लीजिए नोट, सी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोवलेंट सॉलिड्स। इनमें से कौन कोवलेंट सॉलिड है। ऑप्शन दिए हुए आपको आयरन, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आपको डायमंड, थर्ड ऑप्शन दिया आपको सोडियम क्लोराइड, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ आपको आयरन। तो इनमें से कौन कोवलेंट सॉलिड होगा। तो कोवलेंट सॉलिड वही होगा जिनके बीच में क्या लगता होगा, ऐसे पार्टिकल जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता होगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते होंगे, जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे आपको एटम्स। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स है तो आपका वो मॉलिक्यूल जो रहेगा, वो आपका जो सॉलिड रहेगा वो क्या रहेगा, कोवलेंट सॉलिड रहेगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ आपको आयरन, तो आयरन के अंदर तो सारे मेटल के पार्टिकल्स होंगे, आयरन मेटल के पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स,
मतलब इसमें तो जो होगा आपका मेटालिक, ये जो किस टाइप का सॉलिड्स होगा, ये मेटालिक सॉलिड्स होगा, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको डायमंड, ठीक है। तो डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन के सारे एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, कार्बन कार्बन के एटम्स, मतलब सही आंसर हमारा जो रहेगा वो डायमंड ही रहेगा। थर्ड पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- आयंस रहते हैं, इसका मतलब यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इसका मतलब इसमें तो आयनिक बॉन्ड होगा, मतलब आयनिक सॉलिड होगा। और आयोडीन, आयोडीन में I2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें जो है मॉलिकुलर सॉलिड्स होगा। ये किसका एग्जांपल होगा? मॉलिकुलर सॉलिड्स का, मतलब सही आंसर रहेगा अपना डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ZnS इज ऑप्शन दिया हुआ आपको आयनिक सॉलिड, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आपको कोवेलेंट सॉलिड, थर्ड दिया हुआ मेटालिक सॉलिड और फोर्थ दिया हुआ मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो जो ZnS होता है, ZnS में Zn पर +2 चार्ज और सल्फर पर -2 चार्ज होता है। अब इस पर चूंकि चार्जेस हैं तो ये किस तरीके के कंपाउंड्स बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, मतलब एक ऐसा सॉलिड होगा ZnS, आयनिक सॉलिड। तो आपका आंसर रहेगा आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है हाई वेपर प्रेशर, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है लो मेल्टिंग पॉइंट और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो देखिए आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ उस पर चर्चा करते हैं हम, गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। आयनिक सॉलिड्स कभी भी सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो ये आयंस होते हैं वो प्लस माइनस करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, NaCl के फॉर्मेशन में सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। अगर हम NaCl की बात कर रहे हैं तो आयनिक सॉलिड्स में, ठीक है, या किसी भी आयनिक सॉलिड की बात करें हम, जब इनको आप किसी लिक्विड के अंदर डालते हो, पानी के अंदर डालते हो, तब ये चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, चार्जेस में बदल जाते हैं, तब जाकर क्या होता है, इनकी मोबिलिटी बढ़ती है, तब जाकर क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में तो कन्वर्ट नहीं करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवाएंगे, सॉरी। तो आपका जो पहला आंसर है, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ये तो गलत है। दूसरा हाई वेपर प्रेशर, तो हाई वेपर प्रेशर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा मतलब आसानी से इनकी वेपर नहीं बनेगी, और जब आसानी से वेपर ही नहीं बन रही तो ये वेपर प्रेशर भी आसानी से नहीं लगाएंगे, इसका मतलब हाई वेपर प्रेशर भी नहीं होता है। थर्ड, लो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी चर्चा भी हमने कर ली है। आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होगा, तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला ऑप्शन भी जो है आपका गलत रहेगा। फोर्थ जो ऑप्शन दिया हुआ सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, तो आपको पता है कि पोलर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक वाला जो कंसेप्ट हमारा, उस हिसाब से पोलर सब्सटेंस पोलर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो जो NaCl होते हैं या आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, और अगर आप इनको किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करोगे तो आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे। इसका मतलब आपका चौथा आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो सॉलिड। ऑप्शन दिया हुआ आपको CaF2, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आपको ग्लास, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ आपको NaCl और डी ऑप्शन दिया हुआ आपको ऑल ऑफ द अबव। तो स्यूडो सॉलिड्स उनको बोलते हैं जिनको हम टेम्परेचर दें तो वो पिघल जाए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इनमें से जो ग्लास है, ग्लास को अगर हम हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो जो होता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो ग्लास है, ग्लास को ही बोला जाएगा स्यूडो सॉलिड्स, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल्स हैज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग एट कॉर्नर्स पोजिशन ओनली। तो अब देखिए, अब यूनिट सेल्स की बात करते हैं हम, तो आपको पता है कि यूनिट सेल्स में जो सबसे पहला यूनिट सेल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आपको सिर्फ कहाँ पर मिलते हैं? क्यूब के कॉर्नर्स पर। सेकंड जो रहता है, ये तो हो गया SCC। सेकंड जो होता है, सेकंड को बोलते हैं हम BCC। BCC में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स के अलावा, कॉर्नर्स पर तो मिलेंगे ही, कॉर्नर्स के अलावा एक पार्टिकल बिल्कुल बीच में भी होता है, ठीक है। और जो थर्ड होता है, थर्ड जिसको हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे भी होते हैं, और कॉर्नर्स के अलावा हर फेजेस के बीच में, हर दीवारों के बीच में भी एक एक पार्टिकल्स हमको मिलता है, फेस सेंटर्ड होता है। और एंड सेंटर्ड, तो एंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं, और कॉर्नर्स के अलावा किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस के बीच में भी एक एक पार्टिकल्स मिलता है। तो अभी फिलहाल तो हमको क्वेश्चन पूछा है कि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पर पाए जा रहे हैं, तो हमारा आंसर रहेगा इसका प्रिमिटिव सेल्स, जिसको हम एससीसी भी बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट सेल विद द क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशंस। हमको दिया हुआ है ए इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और एंगल दिया हुआ है हमका अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और ऑप्शन दिए हुए हैं, अब ये किस तरीके का क्रिस्टल कहलाएगा हमारा, ठीक है, या किस तरीके का यूनिट सेल्स कहलाएगा, सॉरी। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल, इनमें से आपको पहचानना है कि किस तरीके का क्रिस्टल यूनिट सेल होगा। तो देखिए उसके लिए हमने टेबल बना रखी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का यूनिट सेल है। तो देखिए ये आपके पास इतने तरीके के यूनिट सेल्स होते हैं, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक, इतने टाइप के होते हैं। सभी में आपको एज लेंथ दी हुई है ये, और साथ में क्या दिए हुए हैं, एंगल्स दिए हुए हैं। तो देखिए ये इनको हम याद कैसे रख सकते हैं, तो याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है CU से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक, S से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहेड्रल और T से आपका ट्राइक्लिनिक। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, CU से लिख लेते हैं, CU से पढ़ लेते हैं क्यूट, ठीक है। T से पढ़ लेते हैं, ये CU से मिलकर ओवरऑल क्यूट, ठीक है, क्यूट। OM को पढ़ लेते हैं ओम, क्यूट ओम। HR से पढ़ लेते हैं ऋतिक, ऋतिक R से रोशन, ठीक है, क्यूट ओम ऋतिक रोशन। अब T से कुछ भी बना सकते हो, टैलेंटेड या टकला, टकला, ठीक है, क्यूट ओम ऋतिक रोशन टकला। इस समय याद रख सकते हैं ऑर्डर हमारा। तो जो CU रहता है उसमें देखिए जरा, जो एज रहती है वो इक्वल रहती है, A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। और बॉन्ड एंगल अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहले हम एजेस की बात कर लेते हैं। पहले वाले में जो एजेस आएगी वो A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आएगी। सेकंड वाले में टेट्रागोनल में जो एज लेंथ आएगी A इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। अगले वाले में एक डंडा लगाया था, अगले वाले में एक और डंडा बढ़ा दो, A इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है। यहाँ तक बढ़े, फिर आप उल्टा ऑर्डर चलेंगे, ए से चलेंगे हम ऊपर की साइड। तो यहाँ से वापस स्टार्ट करा हमने, तो देखो मोनोक्लिनिक में A इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है। फिर इसके ऊपर वाला चलेंगे, मतलब इसके ऊपर वाला, ठीक है, A इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, उल्टा ऑर्डर चल रहे हैं अपन, ठीक है। अगले वाले में सबसे ऊपर वाला A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और फिर वापस से सबसे लास्ट वाला A इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है। ऐसे हम याद रख सकते हैं, मतलब शुरुआत में सभी इक्वल, फिर एक डंडा, अगले वाले में दो डंडे, है ना, फिर अगले वाले में वापस इसी का ऑर्डर लेके चलेंगे उल्टा, तो वापस में दो डंडे, फिर एक डंडा, फिर कोई भी डंडा नहीं बीच में, ठीक है, और लास्ट में वापस से A इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है। एंगल्स की बात करें तो पहले में अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा रहता है, दूसरे वाले में अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, मतलब शुरुआत के जो तीन हैं, ये शुरुआत के अपने तीन एक जैसे, ठीक है। लास्ट की बात करें तो जरा लास्ट के अपन देखें, लास्ट वाला ये वाला अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऊपर वाले सभी इक्वल, लास्ट वाला नॉट इक्वल। बाकी बचे तीन, तो बाकी बचे तीन में क्या रहता है, मोनोक्लिनिक में अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, बीटा इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। और लास्ट वाले में जो हेक्सागोनल है हमारा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। और रोम्बोहेड्रल में अल्फा और गामा 90 डिग्री। देखिए ये वाला रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक दोनों मिलते जुलते हैं, रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक, ठीक है, एक जैसे हैं। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमको, उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपके जो क्यूबिक यूनिट सेल है, देखिए ज़रा
क्यूबिक यूनिट सेल में तो सभी इक्वल है। टेट्रागोनल वाला जो दिया हुआ है उसमें अल्फा बीटा, अल्फा इक्वस टू बीटा, सॉरी ए इक्वस टू बी नॉट इक्वस टू सी मैच कर रहा है, और अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा इक्वस टू 90 डिग्री मैच कर रहा है। इसका मतलब सही आंसर क्या रहेगा आपका? सही आंसर रहेगा टेट्रागोनल। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, अ मैच बॉक्स एग्जिबिट्स क्यूबिक ज्योमेट्री, मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री, ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री और टेट्रागोनल ज्योमेट्री। तो देखिए ये रहा मैच बॉक्स, ये रहा मैच बॉक्स। इस मैच बॉक्स की जो ज्योमेट्री रहती है वो बिल्कुल कैसी रहती है? ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 12, 4, 8 और 6। तो देखिए ज़रा, जो सीसीपी यूनिट सेल्स होते हैं, सीसीपी लैटिस के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आता है 6, बीसीसी के लिए आता है 8, एफसीसी, एससीपी और सीसीपी के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 12 आता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हम ए बी सी डी ई और एफ तक नंबर्स लिखें, ए बी सी डी लिखें और ए बी सी डी के लिए नंबर्स लिखें 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब जैसे एससीसीपी के लिए, एससीसी के लिए लिख रहे हैं हम, तो एससीसी में पहला लेटर छोड़कर सी के साथ जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3। वापस से सी उसके साथ नंबर आ रहा है 3, तो 3 + 3 टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। ऐसे अगर बीसीसी के लिए बात करें तो बीसीसी के लिए बी का कोऑर्डिनेशन नंबर का जो नंबर लिखा है हमने वो लिखा है 2, प्लस सी के लिए 3, वापस से सी के लिए 3, तो टोटल आ जाएगा 8। इसलिए बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 8। वहीं एफसीसी की बात करें तो एफसीसी के लिए एफ का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 प्लस सी का 3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 12। ठीक है, और एफसीसी के साथ एससीपी और सीसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है, तो हमारा आंसर आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वुड हैव द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कॉपर, पोटेशियम, क्रोमियम और पोलोनियम। तो इनमें से जो कॉपर है, कॉपर में एफसीसी पैकिंग पाई जाती है, एफसीसी लैटिस पाया जाता है, इसलिए उसकी जो पैकिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब इसका आंसर रहेगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पार्टिकल बिल्कुल लाइन टू लाइन जमे हुए होते हैं, ऐसे, इस तरीके से। और किसी भी एक स्फेयर को डायरेक्टली 4 स्फेयर टच करते हैं, तो इस तरह की क्लोज पैकिंग में इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, और सीधे 4 स्फेयर टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4, तो आपका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 6, 12, 8 और 4, तो आंसर आएगा इसका 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल। ऑप्शन दिए हुए आपको 23%, बी ऑप्शन दिया हुआ 32%, सी ऑप्शन दिया हुआ आपको 26% और डी ऑप्शन दिया हुआ आपको 48%। तो देखिए आपके जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, एससीसी के अंदर कितने पार्टिकल्स पूरे वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स पैक्ड रहते हैं, तो एससीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी रहती है 52.4%, बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी रहती है 68% और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी रहती है 74%। अब इतनी पैकिंग एफिशिएंसी के बाद, इतना पैक होने के बाद जगह जितनी बचेगी उसको बोलेंगे वैकेंट स्पेस। तो एससीसी में वैकेंट स्पेस बचती है 47.6%, बीसीसी में 32% और एफसीसी में 26%। तो हमसे पूछा है बीसीसी में कितनी वैकेंट स्पेस रहेगी, तो आपका आंसर आएगा 32%। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स ऑफ अ मेटल इज, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपको 20 πr³/3, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ 24 πr³/3, थर्ड दिया है 12 πr³/3
और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपको 16 पाई आर क्यूब बाय 3। तो देखिए किसी भी यूनिट सेल के अंदर पाए जाते हैं एटम्स, और एटम की शेप हम कैसी मानते हैं, स्फेरिकल शेप मानते हैं। तो किसी भी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, उस स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम हमने क्या मानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो है, अब हमारे पास जो यूनिट सेल्स होते हैं, एफसीसी में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं हमारे पास 4, बीसीसी में नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं हमारे पास 2, और एससीसी में नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं हमारे पास 1। ठीक है, तो अब हमारे पास एफसीसी यूनिट सेल्स दिया हुआ है हमको, इसका मतलब जो वॉल्यूम दिया हुआ है हमको स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 4 का, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 16/3 पाई आर क्यूब। तो सही आंसर है आपका लास्ट वाला 16/3 पाई आर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन इज, ऑप्शन दिया हुआ आपको, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है n लैम्डा इक्वल्स टू 3d साइन थीटा, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ आपको n लैम्डा इक्वल्स टू 4d साइन थीटा, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपको n लैम्डा इक्वल्स टू d साइन थीटा। तो ब्रैग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, मतलब सही आंसर है आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूब। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने क्वेश्चन, सिंपल क्यूब में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है अप्रॉक्स 52.4%, लेकिन जो हमको ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम एक बार, 53.26%, सेकंड दिया हुआ 68%, थर्ड दिया 74%, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 52.36%, मतलब लगभग 52.4%। तो आपका आंसर आएगा डी वाला 52.36%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड इज Zn2 plus and S2 minus each has coordination number equal to 6. Zn2 plus and S2 minus ions each has the coordination number equal to 4. Zn2 plus and S2 minus each has coordination number equal to 2, and Zn2 plus and S2 minus each has coordination number equal to 8. तो जो Zns होता है, Zns में Zn2 प्लस और S2 माइनस दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो इक्वल निकल के आता है 4 के, रेशो बनता है 4:4। तो आपका जो Zns क्रिस्टल रहेगा उसका जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का आंसर आएगा वो आएगा आपका सेकंड वाला बी।